हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपकी वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। आपको पता है कि इस समय हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री से लेसन 1 पढ़ रहे हैं। तो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की, और चैप्टर 1 का नाम है ठोस अवस्था। तो चैप्टर 1 हमारा है ठोस अवस्था। और इस समय हम लोग इस चैप्टर से बात कर रहे हैं संकुलन क्षमता पर। संकुलन क्षमता, जिसको इंग्लिश में आप लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता क्या होता है, मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में, और साथ साथ आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करने का एक सूत्र भी बताया था। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए चलता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं उसके 100% आयतन को नहीं भरते हैं, बल्कि कुछ आयतन रिक्त भी रह जाते हैं। तो अवयवी कण किसी एकक कोशिका के जितने प्रतिशत आयतन को भरते हैं उसको हम कहते हैं उस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। इसको हम परिभाषित करें तो हम लिखेंगे, संकुलन क्षमता की परिभाषा हमने लिखा था पिछले वीडियो में कि अवयवी कण किसी एकक कोशिका का, अवयवी कण किसी एकक कोशिका का, कोशिका की, एकक कोशिका का लिख दीजिए, जितना प्रतिशत आयतन भरते हैं, जितना प्रतिशत आयतन, एकक कोशिका का जितना प्रतिशत आयतन भरते हैं उसे उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। परिभाषा को और ज़्यादा आप अच्छे से समझना चाहें तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। संकुलन क्षमता कहते हैं। हमने आपसे ये भी बताया था कि हमको अपने क्लास 12 में, हमको अपने इस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में हमको 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता पढ़नी है। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 एकक कोशिकाओं में हमको संकुलन क्षमता पढ़नी है। पहली पढ़नी है आद्य घनी एकक कोशिका। आद्य घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। आद्य घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। दूसरा हमने पढ़ लिया है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। और तीसरा, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरा हमको इस क्लास में पढ़ना है अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो ये 3 एकक कोशिकाओं में हमको संकुलन क्षमता परिकलित करना था, यानी कैलकुलेट करना था, और जिसमें से 2 को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की
अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। आज हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एक घनी एकक कोशिका, मैंने बताया था घनी एकक कोशिका के संकुलन क्षमता का एक सामान्य सूत्र जो आप तीनों पे लगा सकते हैं, आधे घनी एकक कोशिका पर भी, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका पर भी और अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका पर भी। तो वो सूत्र मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको निकाल के बताता हूँ। हमने बताया था कि किसी घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, किसी भी घनी, इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो घनी एकक कोशिका की, हमने बताया था आपको घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता बराबर एकक कोशिका में अवयवी कणों का आयतन, या मैं शॉर्ट में लिख दूं अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन, कणों का आयतन और बटे एकक कोशिका का कुल आयतन, बटे एकक कोशिका का आयतन और गुणे 100। तो ये सूत्र मैंने आपको बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि अवयवी कणों के आयतन को, मैंने आपको बताया था कि अवयवी कणों के आयतन को यदि आप ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे एक दूसरा सूत्र लगा सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बराबर एक कण का आयतन, एक कण का आयतन, एक कण का आयतन और गुणे अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, एक कण का आयतन और गुणे अवयवी कणों की संख्या। तो एक कण के आयतन को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब ये क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि एक कण जो होता है वो ठोस गोला होता है और गोले का सूत्र, गोले के आयतन को हम लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब और गुणे एक कण के अवयवी कणों की संख्या को हम यहाँ पे z से लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब इंटू z। अब इस मान को, अवयवी कणों के आयतन के इस मान को हम ऊपर वाले समीकरण में रखते हैं, यहाँ पर इस संकुलन क्षमता वाले समीकरण में। तो हम लिखेंगे घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, जिसको शॉर्ट में मैं यहाँ पे इस बार लिख देता हूँ PE, PE मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी, बराबर, देखो अवयवी कणों का आयतन लिखा है और अवयवी कणों के आयतन की जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में इसको काफ़ी डिटेल में समझा दिया था। और बटे एकक कोशिका का आयतन, तो एकक कोशिका जब घनी होगी तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब। तो यहाँ से ये हो गया एक सूत्र जिसको हम उपयोग करेंगे सभी घनी एकक कोशिकाओं पर, चाहे वो एकक कोशिका आधे घनी हो, चाहे फलक केंद्रित घनी हो, चाहे अंतः केंद्रित घनी हो, ये सूत्र यूज करना है। लेकिन आज जो हमारी हेडिंग है वो है अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की, घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, कोशिका की
संकुलन क्षमता। अब इस संकुलन क्षमता को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका क्या होती है, जो कि मैंने इस चैप्टर में पहले भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा बताता हूँ। तो देखिए, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में आप नाम में देख रहे हैं कि घनी है, मतलब ये एक ऐसी एकक कोशिका होगी जिसकी ज्यामिति घनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम एक घन बनाते हैं। ये थोड़ा घन आपको गलत बन जाए, घन के जैसा ना लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हो गया एक घन, ठीक है। तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका है, उसमें पहली शर्त क्या है कि उसकी ज्यामिति घनी होगी, और दूसरी शर्त क्या है कि इसमें अवयवी कण कहाँ पर होंगे, तो सभी कोनों पर, सभी कोने पर अवयवी कण होंगे। घन के 8 कोने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 कोनों पर अवयवी कण है, और साथ साथ एक अवयवी कण इस घन के केंद्र में होगा। देखिए यहाँ पर है घन के केंद्र में। तो जब अवयवी कणों की व्यवस्था ऐसी होगी कि सभी कोने पे कण हो और एक कण एकक कोशिका के केंद्र में हो और एकक कोशिका का आकार घनी हो, तो इसको हम कहेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम देखेंगे इसकी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का सूत्र आप लिखिए यहाँ पर। तो संकुलन क्षमता का अभी मैंने सूत्र आपको डिराइव करके भी दिखाया, पी ई बराबर, इसको पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आप कहते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू गुणे जेड बटे ए क्यू और इंटू 100, ये है संकुलन क्षमता का सूत्र। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो यहाँ पर r है उसको a के पद में लिखिए या a को r के पद में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a को r के रूप में लिखते हैं, r के पद में परिवर्तित करेंगे, पद में परिवर्तित करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे वो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि यदि a r हो जाएगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा और बाकी z का मान तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक पीछे वीडियो में मैंने बताया है कि अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको आगे थोड़ा सा बता दूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, a को r के पद में लिखते हैं। तो हमारे पास ये एकक कोशिका है, इसका उपयोग करके हम a को r के पद में लिखेंगे। अब यहाँ पे a क्या है, तो a है इस घन की भुजा। तो देखिए, सबसे पहले a को r के पद में लिखने के लिए हम यहाँ पे एक विकर्ण इसको मिला देते हैं। ये तीनों केंद्रों को, जो तीनों जालक बिंदु हैं, ठीक है, इनको आपस में मिला देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप आगे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बात क्लियर है। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं a, इस बिंदु को मान लेते हैं b, इस बिंदु को मान लेते हैं c और इस बिंदु को मान लेते हैं d। तो यहाँ देखिए, दो त्रिभुज पे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे BC और D पर, BC और D पर, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज BC और D। तो त्रिभुज BC और D जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, यह है एक समकोण त्रिभुज है। अब आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन आप देखिए कि ये क्या है, घन की एक भुजा है। वास्तव में ये कहाँ पर है, आगे की तरफ है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो CD वाली भुजा है, वो कहाँ है, ये आगे की तरफ है। यहाँ से ये C पर गया है D। ऐसे आप सोचिए, ये ऊपर की तरफ, ऐसे तो आप इधर देख रहे हैं, जब ये ऊपर की तरफ उठा होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये ऊपर की तरफ उठा है, और D तब कैसे गया होगा, सीधा यहाँ से ऐसे गया होगा। देखिए, D ऐसे है, CD ऐसे है और ये वाली भुजा ऐसे है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। यानी कि यहाँ पर यदि हम बात करें इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, तो घन की जो दो भुजाएं होती हैं उनके बीच का कोण हमेशा 90 अंश होता है। ऐसे आप समझ लीजिए। तो घन की एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इसके बीच का कोण 90 अंश ही होगा। कैसे होगा, जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो देखिए ये CD जो ऐसे है, ऐसे है ना, ये अगर 3 डायमेंशनल होता तो ये ऊपर उठा होता, ऐसे होता। और ये जो भुजा है, ये
बी डी वाली भुजा है वो इस पे ऐसे लगी होती है, ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे एंगल आपको 90 अंश का दिखाई दे रहा है दोनों में, और ये कोण हम बात कर रहे हैं तो ये कोण 90 अंश का अब आपको समझ में आ रहा है। तो अब वैसे ही आप सोचिए घन की जो दो भुजाएं होंगी उनके बीच में कोण तो हमेशा 90 अंश का होगा। तो बी सी और डी जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? अब समकोण त्रिभुज के लिए हम चाहें और इस समकोण त्रिभुज का ये विकर्ण है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो विकर्ण होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और धन सी डी स्क्वायर। देखिए ये विकर्ण है तो इसका वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। अब देखिए ये जो भुजा है ये तो घन की लंबाई है, तो घन की लंबाई तो हमेशा हर जगह पे ए होगी, ये भी घन की लंबाई है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब घन की भुजाएं हैं तो ए हो गया। तो इन दोनों का मान ए हो गया, इसका मान हो गया ए, तो ए स्क्वायर लिख देंगे, और सी डी भी ए है तो इसको भी ए स्क्वायर लिख देंगे। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, तो हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो अब यदि हम बी सी बराबर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, √2a स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बी सी बराबर √2a। ये यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो देखिए ये हमने एक समीकरण प्राप्त किया, इस मान को आपको याद रखना है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अब हमको क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, बी सी। तो देखो बी सी भुजा तो ये है, इसका मान हमको मिल गया √2a। क्लियर? इसका मान हमको मिल गया √2। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बात करेंगे त्रिभुज ए बी और सी में। अब त्रिभुज ए बी और सी की बात करें, देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये होगा 90 अंश। अब कैसे 90 अंश होगा तो ये समझते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है। ठीक है, ये हमारे पास डस्टर है। तो देखिए इसमें ए कहाँ है, तो ए यहाँ पर है, ये वाला बिंदु ए है। ठीक है, इसके बीच में केंद्र में एक कण था ये वाला, और बी कहाँ पर है, तो इसके पीछे ये वाला है। देखिए एक बार ध्यान से, तो ए यहाँ है, केंद्र में एक कण है, और बी यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ऐसे, देखिए यहाँ पर है बी, यहाँ पर एक केंद्र में कण है, और ए यहाँ पर आगे की तरफ है। और अंदर अंदर से एक लाइन आई है इसके अंदर से ऐसे, जो इनको आपस में जोड़ रही है। एक बार थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये अब पूरा डस्टर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, इसके केंद्र में एक बिंदु है, यहाँ पर बी है नीचे की तरफ, और अंदर से ये लाइन गई है जो इसको मिला रही है, ये वाली। ठीक है, जिसको ए बी आप लिख रहे हैं। और देखिए सी कहाँ पर है, तो सी देखिए, सी जो है वो यहाँ पर है। तो बी और सी के बीच का जो देखिए कोण बन रहा है वो यहाँ पर ये वाला कोण बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाला कोण बी और सी के बीच का जो कोण है ये 90 अंश। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बी और सी के बीच का कोण 90 अंश है। कैसे? तो देखो सी कहाँ पर है, तो सी मान लीजिए यहाँ पर है। ए कहाँ पर है, देखिए सी के ठीक ऊपर मान लीजिए ए यहाँ पर। ठीक है, सी के ऊपर ए है यहाँ पर। ठीक है, केंद्र में है, और बी जो है वो पीछे की तरफ यहाँ पर है, यहाँ पीछे की तरफ। इन दोनों के बीच में जो ये जो लाइन बन रही है इसके बीच का ये जो कोण है ये 90 अंश का। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको इंटरनेट पे फिगर दिए गए हैं वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि ये कोण 90 अंश का है। तो ये भी त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि देखिए ये विकर्ण हो गया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए कौन सी भुजा है, एक ये है बी सी, ये वाली है बी सी, और एक है ए सी।
तो BC स्क्वायर धन AC स्क्वायर। अब जो BC स्क्वायर है, BC का मान तो अभी आपने निकाला, तो इस मान को रख दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे √2 इंटू A का होल क्यूब। और AC जो है ये तो एक घन की भुजा है। देखिए यहाँ पर फिगर में AC जो है ये घन की भुजा है, और आप जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा को A हमने माना है। तो AC के स्थान पर हम रख देंगे A और इसका कर देंगे स्क्वायर। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये A स्क्वायर तो है ही। तो AB स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा AB स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। तो AB का मान जब हम निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा √3, और A स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, तो √3A मिलेगा AB का मान। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि BC का मान कैसे निकाला हमने और AB का मान कैसे निकाला। अब बात हम इधर किनारे पे कर लेंगे। अब एक बार फिर से इस चित्र को देखते हैं। देखिए ये अवयवी कण है, यदि इनकी स्थितियों को बनाएंगे तो देखिए ये वाला कुछ ऐसा होगा केंद्र में, ठीक है, ये वाला जो होगा ऐसे होगा, और ये वाला कण ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई R, ये हो गया R, ये भी हो गया R, और ये भी हो गया R। यानी कि हम चाहें तो इस ज्योमेट्री के आधार पर AB बराबर हम लिख सकते हैं 1R 2R 3 4R 4R। AB बराबर 4R भी हम लिख सकते हैं। देखिए एक R ये हो गया, दूसरा R यहाँ से यहाँ तक का, तीसरा यहाँ से यहाँ तक का, चौथा यहाँ से यहाँ तक का, तो AB बराबर हो गया 4R। और एक समीकरण हमने अभी निकाला था, देखिए यहाँ पर लिखा है AB बराबर √3, इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक समीकरण अभी हमने डेराइव किया था AB बराबर √3 इंटू A। अब ये दोनों AB के ही मान हैं, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर √3A बराबर 4R। तो A बराबर हम लिख सकते हैं 4/√3 इंटू R लिख सकते हैं। अब ये जो A का मान हमने निकाला है, इस A के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे जो पैकिंग एफिशिएंसी वाला हमारा सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर हम अगले पेज पर इसको करते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र है, और सूत्र क्या है वो ध्यान दीजिए, क्या है सूत्र। तो हमारे पास सूत्र है PE बराबर 4/3 पाई R³ इंटू Z बटे AQ इंटू 100। और अभी अभी हमने निकाला है कि A बराबर 4/√3 R। तो A के मान को इस समीकरण में रख देंगे, तो हमको मिलेगा PE बराबर 4/3 पाई R³ गुणे Z और बटे A के जगह पे ये मान रखेंगे तो हो जाएगा 4/√3 इंटू R, और इस सब का होल क्यूब हो जाएगा, और इंटू 100 आपको फार्मूले में पहले से ही दिया गया। अब जब आप इसका वर्ग कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो आप लिखेंगे PE बराबर 4/3 पाई R³ और गुणे Z, ठीक है, और बटे 4/√3, और इसको क्यूब रहने देते हैं और R³ को अलग कर देते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि Z का मान कितना होगा। तो Z का मान यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। कैसे 2 होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ Z के मान को। तो देखिए यहाँ पर मैं एक अंतःकेंद्रित घनी एकक कोष्ठिका पहले बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक अंतःकेंद्रित घनी एकक कोष्ठिका बनाया है, तो ये बन गया। देखिए 8 कोने हैं घन के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने। और आप जानते हैं कि कोने के कण का एकक कोष्ठिका में योगदान कितना होता है, 1/8। 8 कण है तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1। और जो अंतः केंद्र में बीच वाला कण है वो पूरा का पूरा इसी एकक कोष्ठिका में होगा, तो
तो अंतः केंद्र के कण का योगदान कितना होगा? अंतः केंद्र का कण कितना योगदान करेगा? एक परमाणु का, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो अब इस मान को यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है कि कोने पे जो परमाणु होते हैं उनका योगदान होता है 1/8 का। ऐसा क्यों? तो ये भी मैंने आपको पीछे एक वीडियो में समझाया था, क्योंकि जो कोने के परमाणु होते हैं वो 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होते हैं, अर्थात बटे होते हैं। तो एक एकक कोशिका में उसका कितना भाग जाएगा? 1/8 भाग। ठीक है, तो 1/8 × 8, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, मिलेगा 1। और अंतः केंद्र में जो स्थित परमाणु है वो किसी के साथ बटा वटा नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एक ही एकक कोशिका में होता है। तो इसकी संख्या हो गई 1। अब जब दोनों को जोड़ दिया तो हमने 2 मिल गया। अब ये 2 क्या है? जड़ का मान है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो जड़ है इसकी जगह पे हम 2 लिखें तो हम फार्मूला लिख देंगे E बराबर 4/3 पाई r³ गुणे 2 और बटे 4/√3 r³ और गुणे 100 यहाँ पर है जो कि छूट गया है, तो आप इसको मत भूलिएगा। तो r³ से अब r³ कैंसिल हो जाएगा। आप पाई का मान जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7, तो आप उसको मान को रख लीजिएगा और इस पूरे मान को सॉल्व करिएगा। तो PE बराबर 4/3 पाई गुणे 2 और बटे 4/√3 गुणे 100 ये मिल रहा है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 62%, 62% आएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 62%। परसेंट क्यों? क्योंकि 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है। और आपको मैंने अभी जो लैंग्वेज था वहाँ पर भी बताया कि संकुलन क्षमता को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। हमने ऐसे लैंग्वेज लिखा कि किसी एक कोशिका का जितना प्रतिशत आयतन अवयवी कणों द्वारा भर दिया जाता है उसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो ये आ गया संकुलन क्षमता 62%। इसको आपको एक काम करना है, इसको आपको एक बार किताब से चेक कर लेना है कि 62% है या इससे कम या ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये 62% ही दिया गया होगा। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम संकुलन क्षमता की गणना करते हैं। आप देखो एग्जाम में क्या करोगे, आप यहाँ तक सॉल्व करने का तरीका सीख लो। और सॉरी यहाँ पे क्यूब भी है भाई, यहाँ पे क्यूब आप छोड़ रहे हैं तो इसको क्यूब लगा लीजिएगा। तो यहाँ तक सॉल्व करने का तरीका सीख लो और ये मान याद रखना, सीधे इसको लिख देना, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करेगा कौन। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि 3 ही याद रखने हैं आपको। आद्य घनी एकक कोशिका में फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता और अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो इन तीनों के मान को याद रखिए और यहाँ तक लाने के बाद सीधा सीधा आप लिख लीजिए कि हल करने पे इतना है। नहीं तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि संकुलन क्षमता इंपॉर्टेंट है, तीनों आप निकालना अच्छे से सीख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, जो लग रहा है मुझे कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, कि हमने कहा कि ये जब भुजा हम इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो इसके बीच का कोण जो होगा वो 90 अंश होगा। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि ये जो है ना, वास्तव में ये क्या है, इसके ऊपर ऐसे उठा हुआ है। ये जो बिंदु है वो कहाँ है, देखिए ये इसके ऊपर उठा हुआ है। और हमने क्या किया है कि जब मिलाया है इसको इससे, जैसे ये है तो ये ऊपर है, और यहाँ से हमने सीधा जब इसको मिलाया है तो देखिए ये एक तल की तरफ हो जाएंगे ऐसे। देखिए ये है ऐसे और ये भुजा ऐसे है, ये भुजा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और जब आप यहाँ से, आप सोचिए आप यहाँ से ले जाएंगे ऐसे, तो इन दोनों तलों के बीच का एंगल तो 90 अंश होगा ना। देखिए यहाँ से आप ऐसे ले गए हैं ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का कोण होगा 90 अंश। ठीक है, इन दोनों के भले ये कोण 90 अंश नहीं है, लेकिन ये जो दोनों तल हैं जब सीधा खड़ा है इस पर, ये जब सीधा खड़ा है तो ये भी इस पर आके ऐसे सीधा मिलेगा, तो ये एंगल होगा 90 अंश। ये आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं आप इमेजिन करके, तो उसको समझ लीजिएगा। और मुझे लगता है
कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने संकुलन क्षमता वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसका नोट्स बना लेना है, अपनी बुक को पढ़ के इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।